आज हम एपिसोड कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से। तो हमारे पास ई कॉमर्स एक्सपर्ट है मतलब ऑफिसर। आपको नहीं लगता है कि अभी तक हमारा ई कॉमर्स है ना उस लेवल पे अभी तक पीछे चले गया आगे जाने की जगह? उसके देखिए दुनिया जहाँ में जो है ना कुछ चीज़ें चल रही हैं वो मुल्क में हमारे नहीं चल सकती। ई कॉमर्स उनमें से एक है। लोग कहते थे, ई कॉमर्स प्लेयर्स कहते थे कि यार लोग है ना कार्ड पे पेमेंट नहीं देना चाहते, उनको भरोसा नहीं है और वो कैश ऑन डिलीवरी ले गए। और टेमू ने वो चीज़ चेंज की कि नहीं यार आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं दिया एंड स्टिल पीपल आर बाइंग है ना उसके रीजन देखें हमारे माशरे में बड़ा प्रॉब्लम है। हम गोरे पे भरोसा करते हैं, मोटे बंदे पे भरोसा नहीं करते। क्या लगता है कि ई कॉमर्स में जो टैक्स की पॉलिसी आई जिससे क्या फ़र्क पड़ा है? मैंने देखा बहुत सारे हमारे ई कॉमर्स के लोग थे, वो उठ के गए प्रेस क्लब के बाहर भी कर रहे हैं, प्रेस क्लब के अंदर भी आगे सेशन कर रहे हैं, रोडों पे धरने चल रहे हैं। यार ये बेवकूफ़ी है। वेलकम टू एवरीडे पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम एपिसोड कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से। तो हमारे पास ई कॉमर्स एक्सपर्ट है मतलब ऑफिसर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो लोग आपको नहीं जानते। यार आई हैव बीन डूइंग ई कॉमर्स आई गेस 15-16 साल से और मैं इसी फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ, ई कॉमर्स से, रिटेल से, ब्रांड स्पेस से। प्रायर बैकग्राउंड एज सच कोई नहीं था, डायरेक्ट कूद गए थे ई कॉमर्स में, वहीं पे सीखा, वहीं पे गलतियाँ की एंड एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी स्पेस में टेलीमार्ट जो बिल्ड किया एट अ वेरी यंग एज, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है उसको स्केल किया। उसके बाद उसी में रिटेल का एंगल भी ले गए, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी रिटेल की वो थोड़ी सी और हार्डकोर हो गई। सो दैट इज एक छोटा से, अगर मैं आपको उसमें बताऊं कि वर्क एक्सपीरियंस प्रोफेशनली मैंने अपना, अगर वो पढ़ाई के एतबार से देखूं तो आई डिड बाय बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम CBM। 2015 में बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया 2018 में। और इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन अभी करंटली ये कि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एज अ फैकल्टी पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, नहीं बड़े आपने इनपुट दे दिया। तो चले आपकी जो नाम शोहरत है वो टेलीमार्ट है और हमने भी आपको उसके नाम से ही सुना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं उसको कि जो लोग आपकी टेलीमार्ट की जर्नी को आपको देख रहे हैं, मतलब हाउ डिड दैट स्टार्ट? 2012 में माय फादर लॉस्ट हिज कंपनी और एक पार्टनरशिप कंपनी थी जो कि मीना का सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी मोबाइल फोन की। उसका नाम था यूनाइटेड मोबाइल। ही वाज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड मोबाइल। उन्होंने वो कंपनी लूज की, फादर ने सारे पार्टनर्स ने हाईजैक की, वी वेंट टू द कोर्ट, आज तक खेल रहे हैं वही कोर्ट कचहरी हम। 2025 हो गई, आज तक खेल रहे हैं। तो 2012 में मेरे पास दायरे में घर में बड़ा हूँ, तो मुझे था कि यार हम कुछ स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फोन्स वो समथिंग जो हमेशा से पसंद है, देखा है बचपन से, जैसे आप लोगों ने खिलौना देखे, हमने फोन देखे, क्योंकि हमारे वाले साहब पाकिस्तान के पहले आदमी थे, उन्होंने मोबाइल का काम स्टार्ट किया। तो मैंने बचपन से सिर्फ फोन्स देखे, अभी भी इसीलिए हमारा बहुत बड़ा शौक है फोन। वो पुरानी कलेक्शंस भी रखते हैं, एंटीक्स भी रखते हैं फोन्स के, तो वो शौक है। तो फोन का काम स्टार्ट किया, होलसेल से स्टार्ट किया, फिर ई कॉमर्स में स्टेप इन किया। द रीजन वाज कि हम जो ई कॉमर्स देखते थे उस टाइम पे जो पाकिस्तान में हो रहा था, दैट वाज समवॉट अ जोक। जो आप इंटरनेशनल मार्केट से उसको कंपेयर करते तो पाकिस्तानी एतबार से वो अच्छा था, लेकिन इंटरनेशनल एतबार से आप देखें तो बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो हमने सोचा कि यार हमारे पास एक पेनिट्रेशन स्पेस अच्छी दिख रही है, हम कर लेते हैं। तो हमने ट्राई की, जाहिर है उसमें बहुत सारे भंड मारे, बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि उस टाइम पे ई कॉमर्स जैसे हमारे लिए नया था ऐसे सबके लिए नया था। रिसोर्सेज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, पता भी नहीं था कौन क्या कर रहा है। डेवलपर जो बोलता था हम मान लेते थे, SEO वाला जो बोलता था हम मान लेते, जो बंदा जो बोलता था हम मान लेते थे, क्योंकि हमें उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। फिर अल्लाह का शुक्र है काम स्टार्ट हुआ, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, माशाल्लाह चीजें अच्छी चलती रही, प्रोग्रेस अच्छी होती रही। उसके बाद टेलीमार्ट रिटेल में स्टेप इन किया। द रीजन टू स्टेप इन वाज के बड़ा सिंपल के ई कॉमर्स ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। ई कॉमर्स एक पॉइंट के बाद आके चोक हो रहा था बहुत बुरी तरह। उसका रीजन बहुत सारी चीजें होती हैं, जाहिर है इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं थी, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं थी, कस्टमर ट्रस्ट लैक करता था, प्राइस पॉइंट्स अजीब से थे रिटेल के हिसाब से। तो हमने बोला चलो हम रिटेल भी करके देख लेते हैं। मेजर मार्केट तो वही थी, 1% भी रिटेल नहीं था उस टाइम पे, तो ई कॉमर्स नहीं था। वेरएज आज भी ई कॉमर्स देखे तो 3% से ऊपर भी नहीं है, 3% से अंदर है आज भी। सही, तो 97% आज भी रिटेल होता है। तो हमने बोला हम रिटेल में स्टेप इन करते हैं। रिटेल में जब स्टेप इन किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्लाह ने सक्सेसफुल एक केस स्टडी बना ली हमारे लिए। रिटेल को ज़ाहिर कुछ एंगल से समझते थे वाले साहब की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन के और चीज़ों को। तो हमने रिटेल को जब खुद क्रैक किया, अल्लाह का शुक्र है, हमने ऑनलाइन स्टोर के साथ ही एक रिटेल आउटलेट बनाई थी पहले ही दिन। तो हम रिटेल अंडरस्टैंड कर रहे थे, हमारे पास एक हार्डकोर नॉलेज थी कि हमें पता है किस तरह चलता है रिटेल, क्योंकि हमारी अपनी आउटलेट चल रही थी टेलीमार्ट की, स्टार सिटी में थी 2014 से। तो हमने बोला 2018 में इसकी फ्रेंचाइजिंग करते हैं, हम एक बिल्कुल गेम चेंजर हो जाएगा, एक डिस्ट्रप्शन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और हम इंडस्ट्री को समझते भी थे, जाहिर सी बात है एट कोर के इस तरह चलती है, इस तरह का माइंडसेट है होलसेलर का, रिटेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, मैन्युफैक्चरर का, कंपनीज का, प्रिंसिपल का, सब हमें पता था। तो हमने एक फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया। आज माशाल्लाह करंटली जब हम बैठे हैं तो हमारी 40 स्टोर्स है 27 शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह।
और इस पूरे टाइम फ्रेम में अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हर चीज़ से, चाहे वो हमारी टॉप लाइन सेल्स हों, अल्लाह का शुक्र है आज आफ्टर दराज सेकंड बड़ी टॉप लाइन सेल्स हमारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे। रिटेल स्पेस में हमारे से बड़ा अल्लाह का शुक्र है, टेक स्पेस में कोई बंदा नहीं है जो टेक रिटेल करता हो, तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, बड़ी चीज़ें की हैं। कोशिश ये की है हमेशा कि आउट ऑफ द बॉक्स करें, एंड दैट वाज व्हाट टेलीमार्ट वाज ऑल अबाउट, कि हम बिल्कुल अनोखी चीज़ करें और ऐसी चीज़ करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और चीज़ों को फॉलो करती है, और वो ट्रेंड हम पाकिस्तान में लेके आए। राइट, तो आपने दराज की बात की एंड आपने 3 कहा, मुझे याद है मैंने दराज का 2 साल पहले इंटरव्यू किया था, उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का, उन्होंने मुझे कहा 2% है, तो चलो 1% तो इजाफा हो गया 2 साल में। मगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में ना ई कॉमर्स डेवलप नहीं हुआ अभी तक इस हिसाब से, कि मैं समझता हूँ कि सारे ई कॉमर्स कंपनीज आमतौर पे एक रिटेल आउटलेट विद ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, मतलब है रिटेल मगर ई कॉमर्स स्टोर बना लिया उन्होंने, क्योंकि माइंडसेट ये है कि पिछले 2-3 साल पहले एक ज़माना आया था क्यू कॉमर्स का, और बहुत तेज़ी से उसकी पेनिट्रेशन थी, एंड आज हमारे बराबर वाले देशों में और दूसरे मुल्कों में क्यू कॉमर्स ही मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट है, राइट। मुझे याद है कि हमें चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए क्यू कॉमर्स में, चाहे वो बेसिक एक्सेसरी हो, स्टेशनरी हो। मुझे याद है यूनिवर्सिटी के लिए हमें एक प्रिंट निकालना था और मेरे पेजेस ख़त्म हो गए थे, और मैंने ऑर्डर किया, उसी वक्त आया, रात को मैंने प्रिंट भी किया और फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी लेकर भी गया। मैंने बोला आज हम उसी 2-3 साल आगे चले गए हैं, उस बात को 4-5 साल हो गए, मगर हम पीछे चले गए ऐसा लग रहा है ई कॉमर्स में, कि यार जहां हम अपनी चीज़ें ऑर्डर करते थे फ़ौरन हमें मिलने की, आज सबकी ये ख्वाहिश होती है कि आज किसी का मोबाइल चार्जर ख़राब हो जाए, तो वो तो समझो उसकी ज़िंदगी हार्ट फेल हो चुका है कि अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगा यार, अब तो एक दिन गुजारना भी मुश्किल है। अब उसको वो चार्जर चाहिए फ़ौरन, और वो उसको फ़ौरन मिल सकता है सिर्फ रिटेल में, ई कॉमर्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अभी तक हमारा ई कॉमर्स है ना उस लेवल पे अभी तक पीछे चले गया आगे जाने की जगह? उसका रीजन है, देखिए जैसे आपने क्विक कॉमर्स की बात की ना, तो क्विक कॉमर्स इंडिया में तो जाहिर है जेप्टो है, ब्लिंकिट है, इंस्टाकार्ट है, हाँ। इंस्टामार्ट है, इस तरह के मतलब मैसिव प्लेयर्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर के टर्नओवर पे खड़े हुए हैं, सही है। और कितने उनमें से जैसे ब्लिंकिट जैसा प्लेयर है जो बॉटम लाइन पॉजिटिव भी हो गया, जेप्टो भी बॉटम लाइन पॉजिटिव होने जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यार ये, और फिर जाहिर सी बात है फिर वो आईपीओस पे भी जा रहे हैं, वो इस तरह की चीजों पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे है, दैट टू मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए फूड पांडा जैसे प्लेयर को, जिसने पांडा मार्ट लाया, पांडा शॉप्स लाया, कि जहाँ पे उसने एक फील दिया कि ये चीज हो सकती है, सही। मैं लिटरली अपने ऑफिस बैठा होता हूँ, कितनी दफा चाय पीने का दिल हो रहा था, या पठान की होटल की चाय पियेंगे, तो मैं पांडा से ऑर्डर करता हूँ। मैं लिटरली घर पे मेरे कोई भी चीज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो पांडा मार्ट से, पांडा शॉप से आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कन्वीनियंस के लिए चीज इंपॉर्टेंट है क्विक कॉमर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे माशरे में कुछ इश्यूज हैं आज। मैंने एक टाइम पे पांडा को पिच किया, हमने फूड पांडा को, कि यार वी वांट कि हम पांडा मार्ट पे फोन्स, एक्सेसरीज, ये चीजें बेचें, टेक प्रोडक्ट, टेक गैजेट्स बेचें, क्योंकि लोगों की नीड है, अचानक से आपने बोला खराब हो जाता है, क्या करें वो। उनका सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या था, कि हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट है ना हमारे मुल्क में, वो इतनी ज्यादा है। वो कहते हैं यार मैं 5,000 से ऊपर का आइटम डिलीवरी नहीं करूंगा, मेरा राइडर लेके भाग गया तो, फोन है अगर 50,000 का लेके भाग गया तो, प्री पेमेंट एक अलग टेंशन है, आपको पता है हमारे माशरे में, सही है। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पांडा मार्ट पे मैंने ऑर्डर किया 40,000 का, वो शो अप ही नहीं किया बंदा, और पांडा ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, बोला कि भाई आप अवेलेबल नहीं थे तो हम रिफंड भी नहीं करेंगे। अच्छा, देन आई हैड टू फाइट कि भाई, मैंने बोला यार आप मेरी प्रोफाइल तो जाके देखें, आप अपने ऑफिस में किसी को बोले तो ये अल्लाह का बंदा है जिसको हम परेशान कर रहे हैं फजूल का। उन्होंने फिर रिफंड किया मुझे, सही है। उस पर मैंने उनको इतनी चीजें गिनाई, सही है, तो जाके वो रिफंड होगा ना, नॉर्मल बंदा परेशान होता। तो होता यही है कि एक पूरा, देखिए एक ई कॉमर्स चलता है कुछ पिलर्स पे, वो पिलर्स लैक करते हैं। आपके कोरियर्स, मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत बुरा भी लगता है हमारे कोरियर पार्टनर्स को, हमारे दोस्त यार भी, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे हमारे पूरे स्पेस में ना एल तरीन लोग जो है कोरियर्स है। कोरियर जिस तरह खेलते हैं, जिस तरह वो मजाक कर रहे हैं, डिलीवर नहीं करते, वहां पे लिखते थे अटेम्प्ट कर चुके हैं हम, डायरेक्ट कस्टमर को, वो वेंडर को रिफंड करने के लिए वो रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट पार्सल, उन्होंने अपनी दिहाड़ी बना ली। उनके आने के चार्जेस भी, रिटर्न चार्जेस दोनों ने हमें चार्ज कर लिए, हम पागल, हम वेट कर रहे थे कस्टमर का। अभी मेरा एक ऑर्डर हुआ है, मैंने एक ऑर्डर किया तो 20,000 रुपए का ऑर्डर था, एंड कोरियर आया नहीं मेरे पास, और कोरियर ने वहां पे क्या लिखाया हुआ है, वो कंपनी ने मुझे रीच आउट किया कि सर आपने कैंसिल कर दिया। मतलब नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं की किसी ने, और वो सामने से उन्होंने बोला कि स्क्रीनशॉट भेजा कि वो तो कह रहे हैं कि असाइनी जो कंसाइनी था उसने रिफ्यूज कर दिया, मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप सोचिए ये चीज होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे चीज चलती है, ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर लग करता है। अगर वो चीज सॉर्ट हो जाती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तो हमारा कोरियर है,
अगर बिल्कुल। लॉजिस्टिक पार्टनर कहता है मैं सेम डे डिलीवर कर दूंगा तो मेरी जान छूट गई ना। हाँ बिल्कुल। सही, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स कंपनी अपना काम करेगी, कोरियर अपना काम करेगा। इस वक्त पांडा मार्ट ये चीज कर सकता है, सही है। उसका रीजन क्या है, उसके पास सबसे अच्छी फ्लीट है, लेकिन वो भी जब अपने आप को लिमिट करता है वो कहता है मेरा इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं अब जितने भी सबसे इस वक्त सबसे बड़ी फ्लीट जो है फूड पांडा के पास है, बिल्कुल। उसी के राइडर घूम रहे हैं, चीजें डिलीवर कर रहे हैं। अगर उसके पास भी इसको ये टेंशन है कि यार मेरी चीज लेके भाग जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो चीज बेचना नहीं चाहेगा। इंडिया में उस चीज को काउंटर कर लिया गया है राइट मेजर्स लेके। राइट मेजर्स लेके क्या होता है कि आप जो है वो पुलिस वेरिफिकेशंस भी कराते हैं, चीजें कराते हैं, उसको बाउंड करते हैं कि भाई बंदा गायब ना हो जाए। इंश्योरेंस कराते हैं, जाहिर है हमारे मुल्क में हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, हम इंश्योरेंस के कायल भी नहीं होते। फूड पांडा जैसी कंपनियां होती हैं इंश्योरेंस की कायल के, हम इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इंश्योरेंस का आपकी टॉप लाइन पे बहुत बड़ा हिट पड़ता है कि वो बोलेगा अगर 50,000 का प्रोडक्ट है, उसकी इंश्योरेंस है फॉर एग्जाम्पल 5%, सही है। 50,000 का 1% 2% पे तो मोबाइल बिकता है, 5% कैसे कोई बियर करेगा? तो फिर वो क्या कर रहे हैं, ये लोग डायरेक्ट कंपनी से काम करते हैं कि हम करें। हमने एक टाइम पे एक टेस्ट रन किया था कुछ प्रोडक्ट्स का बाइकिया के साथ। मैंने देखा, मुझे याद आ रहा है। हाँ, हमने बाइकिया के साथ मेरे ख्याल एयरबड था और एक स्मार्ट वॉच थी, और काफी 100 यूनिट बेचे थे बाइकिया ने, और हमने बोला था आप ही डिलीवर कर दें। अब वो क्या था, छोटी प्रोडक्ट थी, वो खेलना चाहते थे। फूड पांडा का भी यही था, पांडा मार्ट का, बोला छोटी प्रोडक्ट पे खेलना है तो भाई खेलो, हम नहीं खेलेंगे बड़ी प्रोडक्ट पे। वेयर कस्टमर चाहता है बड़ी प्रोडक्ट जल्दी, सही। अब वो बड़ी प्रोडक्ट हम जल्दी दे नहीं सकते। अब मैं जाहिर है मार्केट प्लेस चलाता हूँ, मेरे पास ऑर्डर लगेगा, मैं वेंडर से सोर्स करूंगा, वेंडर से जाएगा, कोरियर उठाएगा, कोरियर लेट करेगा, तोड़ेगा, बीच में तबाही मचा देगा, वो फिर रिटर्न करने की अलग टेंशन है। तो एक जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन नहीं हो रही। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि देखिए दुनिया जहां में जो है ना कुछ चीजें चल रही हैं, वो मुल्क में हमारे नहीं चल सकती। ई कॉमर्स उनमें से एक है, सही है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीजन है। देखिए हमारे माशरे में, यहाँ पर मैं कराची रहते हैं, कराची में तफरी की टोटल 2 चीजें, वन इज फूड, वन इज शॉपिंग। मैं अगर आपकी आधी जिंदगी आपसे छीन लूं कि ऑनलाइन खरीद लो, आपकी जिंदगी में बचा क्या? खाना, वो भी ऑनलाइन आ जाता है, वो भी ऑनलाइन आ जाता है, सही है। तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बच रहा। तो ये जो शॉपिंग का एक एलिमेंट है ना कि बीवी बच्चों समेत लोग इम्तियाज पे जा रहे हैं शॉपिंग करते हैं, ये एलिमेंट रहेगा, जिसकी वजह से लोग कहते हैं आउटिंग हो जाएगी, चलो जाके शॉपिंग करके आते हैं। प्लस मेजर सिटीज जितने होते हैं ना, अब आप जिस भी ई कॉमर्स वाले से पूछेंगे ना कि कहाँ सबसे ज्यादा सेल है, वो बोलेगा छोटे इलाकों में। उसका रीजन क्या है कि वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप बचपन से ग्रो है, आपको पता है, आपका कोई जानने वाले होंगे, मोबाइल वाले भी, चश्मे वाले भी, जूते वाले भी, बेल्ट वाले भी, आपको पता है मुझे कौन सी चीज कहाँ से जाके लेनी है। प्लस मार्केट्स अवेलेबल हैं, इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, आपको पता है मुझे प्राइस पॉइंट भी शायद अच्छा मिल जाएगा मैं वहां चाहूँ तो हमारे यहाँ माशरे में लोगों के एक अलग माइंडसेट है, वो ख्वार होना पसंद करते हैं। वो ये नहीं कहते घर बैठे बैठे आ जाए, और मसले घर बैठे बैठे आते भी जो कन्वीनियंस है वो हिट हो जाती है कि चीज मिली नहीं टाइम पे, अब क्या करें। मगर मुझे ये पॉइंट जो आपने मेंशन किया ना कि एक एक्टिविटी है, ये मैंने देखा इंडियन फाउंडर भी ये बात यही कर रहे थे कि यार ये इंडिया में भी एक एक्टिविटी है और उसको हमने काउंटर किस तरह करना है, और वो यही कह रहे थे वहां भी चार्जेस इस तरह ही होते। मगर आई थिंक जो डिस्ट्रप्टिव चीज है वो टेमू गेम। मुझे अक्सर लोग कहते थे, ई कॉमर्स प्लेयर्स कहते थे कि यार लोग है ना कार्ड पे पेमेंट नहीं देना चाहते, उनको भरोसा नहीं है और वो कैश ऑन डिलीवरी ले गए, और टेमू ने वो चीज चेंज की कि नहीं यार आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं दिया, एंड स्टिल पीपल आर बाइंग। वहाँ लाखों के ऑर्डर्स मंथली कवर कर रहे थे वो, है ना। उसके रीजन है, देखें हमारे माशरे में बड़ा प्रॉब्लम है, हम गोरे पे भरोसा करते हैं, अपने बंदे पे भरोसा नहीं करते, सही है। ये प्रॉब्लम है ना। देखिए आपको भी आप बोले, अब तेमू गोरे का प्लेटफॉर्म है, आप बोले बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अली एक्सप्रेस चप्तों का प्लेटफॉर्म है, तबाही प्लेटफॉर्म है यार, वो तो बहुत अच्छा है। मैं अली एक्सप्रेस का डायमंड वो हूँ बायर। अगर आप वहां जाके देखें, आज मैंने कोई 9,000 से ऊपर ऑर्डर किया हुआ है अली एक्सप्रेस पे, सही है। मुझे टाइमली मिलता भी है, मैं हमेशा से कार्ड से पेमेंट करते हुआ तो होती है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने आपको क्या किया, एक तो गोरा प्लेटफॉर्म, तो आपने भरोसा किया कि ये तो ट्रस्ट करने का ही होता है ना इनको। दूसरा उन्होंने कचरे रेट पे चीजें बेचना शुरू की। आज तेमू जिस प्राइस पे बेच रहा है और जिस प्राइस पे उसने स्टार्ट किया था, आपको दिखता होगा कितने मल्टीपल का फर्क है। तो उसने आपको सिर्फ फेंका दाना, आप सारे चले गए वहां एक साथ, और उससे सच्ची बात है अकोमोडेट भी किया, उससे काम भी अच्छा किया, ऐसा नहीं है उसने काम अच्छा, उसने ऑर्डर भी डिलीवर किए, वो अलग बात है। लोगों को मिला, लोगों को ये तो तस्वीर तो बहुत अच्छी थी, ऐसा तो नहीं दिखा, सही है, ऐसा कार मैट दिखाया था, ऐसा निकला है, तो वो हुआ है लोगों के साथ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक अच्छी स्पेस दिखी लोगों को कि यार ई कॉमर्स में खरीद सकते हैं। सेम वही चीज कोरोना के टाइम पे हुई ना, कि जितने भी अच्छे थे कि हम नहीं लेंगे ऑनलाइन, सबने ऑनलाइन खरीदा। मुझे पता है मेरा नंबर मल्टीपल ऑफ 10 था, मल्टीपल ऑफ 10 वेरी नेक्स्ट डे, कि मैं कोरोना में जो चीज बेच रहा हूँ 23 मार्च को उन लोगों ने लगाया, 22 मार्च को लगाया, बोल गया।
अगले ही दिन मल्टीपल ऑफ 10 के ऑर्डर है मेरे पास। लोग हम्म। पागल हो गए ऐसे ऑर्डर कर रहे थे ऑनलाइन। क्यों? अब कोई काम ही नहीं करने को तो यही करेंगे ऑनलाइन बैठे बैठे। तो उन लोगों ने ऑनलाइन ऐसी ऐसी चीजें हमसे खरीदी हम सोच नहीं सकते। जो ऑनलाइन के आइटम नहीं भी थे ना, उन्होंने बोला हम भी डाल रहे थे। क्योंकि हमें पता था माइंडसेट को रीड कर रहे हैं, कस्टमर घर में बोर हो रहा है, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको भाई इंडोर गेम्स भी चाहिए, लूडो भी चाहिए, उसको सब चाहिए। बच्चे बोर हो रहे हैं तो बच्चे अब परेशान करेंगे, तो बच्चों को टॉयज चाहिए, उनको एलईडीज भी चाहिए होंगी, क्योंकि अब पहले एक टीवी था, रात को देखना होता था, कभी कोई ना कोई देख रहा है। अब सब घर बैठ गए हैं तो टीवीज भी ज्यादा चाहिए होंगे, एसी ज्यादा कंज्यूम होंगे। हमने लिटरली वो सारी चीजें अरेंज की थी और फिर जाके हमारा मल्टीपल ऑफ 10 चल रहा था मुझसे। तो अब वो नहीं है चल रहा, अब वापस नॉर्मल, अब वापस बैक टू नॉर्मल आया था। जैसे ही आपका वो ओपन हुआ, बैक टू नॉर्मल। राइट। तो आई थिंक हाँ टेमू का तो है, बट आई थिंक अभी जो आपने देखा, अभी आपने यही कहा कि प्राइस का जो डिफरेंस आया है वही टैक्स पॉलिसी की हम बात कर रहे थे कि क्या आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स में जो टैक्स की पॉलिसी आई जिससे क्या फर्क पड़ा है? यार मुझे तो बहुत अच्छी चीज लगी। अच्छा, आपके लिए बेहतर है? नहीं, मैं कह रहा हूँ सबके लिए बेहतर है वो। अच्छा। और वो पहले भी थी पॉलिसी। सही, ये पॉलिसी पहले भी थी कि आपने 18% जीएसटी देना। हाँ, 4.5% आपका नया लगा है जो आपका 4.5% टैक्स है। 18% जीएसटी तो पहले भी था। आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये, हम टैक्स को एज अ बर्डन समझते हैं, हम देना ही नहीं चाहते। सही, अब जो बर्डन, अब मैं 100% टैक्स देता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। सही, जो इसको फर्क पड़ता है, मैंने देखा बहुत सारे हमारे ई कॉमर्स के लोग थे, वो उठ के गए प्रेस क्लब के बाहर भी कर रहे हैं, प्रेस क्लब के अंदर भी आगे सेशन कर रहे हैं, रोडों पे धरने चल रहे हैं। यार ये बेवकूफी है। देखें, जो मैं आपको कह रहा हूँ डोमिनेट करती है वो रिटेल है। जब रिटेल पे एक स्टोर पे आप जाते हैं और वो पॉइंट ऑफ सेल उसने वो उसका एफबीआर का लगाया हुआ पॉस, और उसके बाद जो है वो वहां पे 18% जीएसटी दे रहा है, तो यार जब वो दे रहा है 97% वाला, तो वो सगे है ना मेन। तो आप तो आज भी 3% वाले ही हैं तकरीबन, आप सौतेले भाई, तो आपको तो चार्ज होगा, वो आपको करना ही था वैसे भी। अब आपने दिया नहीं। अब होता है क्या, देखिए जब इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट होती है ना, तो उससे एक बेनिफिट होता है बहुत बड़ा, एक ड्रॉबैक, एक बेनिफिट होगा तो एक ड्रॉबैक हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या है कि जितने व्हाइट लेवल स्टोर्स है ना, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट उठाया, गुल प्लाजा से बेच दिया, शाहजहां मार्केट से उठाया बेच दिया, सेंट्रल मॉल से उठाया बेच दिया, वो बोल्टन मार्केट से उठाया बेच दिया, अब ये वाइप आउट हो जाएंगे। ये सही है। क्योंकि देखो ये सब आ रहा है कैरियों पे माल। सही, हम सबको पता है कैरी पे माल उतरता है, कोई इंपोर्ट नहीं हुआ, कोई जीएसटी इनवॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं इनके पास। तो ये जब 18% बिल्ड करते हैं और फिर 4.5% अलग, तो 22.5% जब ये बिल्डअप करेगा ना, तो ये स्टोर तो कचरा हो जाएगा। सही है ना? तो 22.5% के बाद लोग ये तो खरीदेंगे नहीं, वो रिटेल से ही बिकेगा इसके बाद। सही है। अब क्या होगा, अगली लहर। अब ये जो इसमें था ना, उसमें फिल्टर आउट क्या होता है। देखो अच्छी चीज क्या होती है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री ऑन अ होल एक पूरे पर्सपेक्टिव लेके सोचती है। मैं सोचूं ना तो मुझे दिख रहा है इंडस्ट्री को फायदा होगा। उसके रीजन क्या है? सबसे बड़ा इंडस्ट्री को हिट कब पड़ती है? जब कोई भी बंदा ऑनलाइन स्टोर बना लेता है घर से बैठे बैठे भी, और फिर वो चीट करता है। हाँ। सही है, क्योंकि देखो छोटा प्लेयर है, वो चीट कर सकता है। सही है, उसका स्कोप है, वो घर से बैठे बैठे कर रहा था, ना ऑफिस एड्रेस है ना कुछ, चीट करके भाग भी जाए तो क्या मसला है। और रोज इस तरह के हजारों लोगों को चूना लग रहा है, हजारों लोगों को डेली। अब जब भी व्हाइट लेवल स्टोर्स बंद होंगे, हाँ कुछ को हिट पड़ेगी, जाहिर है, जेन्युइन काम करे तो उनको हिट पड़ेगी। फिर होगा क्या, इसी तरह के लोग शिफ्ट होंगे प्राइवेट लेवल ब्रांड्स पे, कि जहां वो 22.5% एब्सॉर्ब कर सकता है। अब वो प्रोडक्ट लेवल ब्रांड्स बनेंगे अच्छे अच्छे। अब जब ये ब्रांड बनेगा ना, तो आपका पूरा माशरा घूम जाएगा अलग, क्योंकि फिर मैन्युफैक्चरिंग बनना शुरू होगी पाकिस्तान में। उसके बाद ब्रांड्स बिल्डअप होना शुरू होंगे, फिर यही लोग प्रीमियम कमाना शुरू करेंगे। आप ब्रांड पे प्रीमियम कमा देना। जब 22.5% आप पी रहे हो, आप बोलोगे 100% मार्जिन है, 22.5 पर पीऊंगा, इसके बाद भी इतना है। मेरे व्हाइट लेवल जो प्रोडक्ट आप बेच रहे थे, उस पर आप 10 और 12 और 15% पे माल बेच रहे थे। तो होता ही पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट होती है इस तरह की चीज से। तो इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है ये टैक्स लगाना। अच्छा। हाँ, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे लिए वो सेंस नहीं बनाती, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंटेशन दी है, जो जिनके बारे में आपको कह रहा था ना एहल तरीन लोग हैं, वो कौन से हैं? कोरियर। आपने कोरियर को बोला काट लो। अब कोरियर से अपनी पेमेंटें मैच नहीं होती। आज तक मैं कोरियर से टैली नहीं कर पाया उनके लेजर, आज तक। डेडिकेटेड लोग होने के बावजूद इनका काम है वो क्या है, 1000 रुपए के आइटम में 5000 रुपए कोरियर लगा दिया। अभी इतना सा आइटम है, 5000 रुपए कोरियर कैसे लगा दिया? हाँ, गलती से लग गया होगा। आप बैठ के पूरा दिन एक एक इनवॉइस टैली कर, जो बंदों से अपना काम सीधा नहीं होता मैनेज। आपने उनको बोला 4.5% एक काटना, और इसके बाद ये 18% एक काटना। अब तो ये मैनेज ही नहीं हो सकता ना। आप उनके साथ मैनेज कैसे करेंगे? आप तो पागल हो जाएंगे। तो आज तक ये रुका हुआ इसीलिए कि उसको एक वर्केबल प्लान नहीं बना सके लोग। अब मसला ये शोशा छोड़ दिया, टेंशन दे दी सबको, आपने वर्केबल प्लान नहीं दिया। अब वर्केबल प्लान देते ना, ये सारे लोग एक्सेप्ट भी करते, उनको करना पड़ता, क्योंकि आप दिखाते यार हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी तो बेहतर है ना। ये मुल्क तो चलता है टैक्सेस पे। आप बोले अरबों रुपए की एक इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री हो गई है, और उस वो टैक्स नहीं देगी यार। ऐसे क्यों टैक्स नहीं देगी यार? मतलब इतना भी नहीं होता, तो वो टैक्स देना जरूरी है, वो चीजें वर्कआउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। राइट। तो
अब ये तो हमने बात करी टैक्स पे, मैं यही बात कर रहा था कि पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पे आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है, मगर अगेन पाकिस्तान में मुझसे कैश ऑन डिलीवरी होता है तो कोरियर पे ही काम होगा। अच्छा, मगर मुझे दूसरा आपसे पूछना था कि यार एज एन एंटरप्रेन्योर आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, और हम आपको देखते हैं कि यार इतने अवार्ड्स यार हमने देखे नहीं कि इतने अवार्ड्स होते भी है और आपने वो जीते हैं, तो वो देखना चाह रहा हूँ कि वो लोग, बाकी लोग जो हमें देख रहे हैं, वो कैसे वो अवार्ड्स के लिए अप्लाई कर सके या वो जीत सके, उसके लिए थोड़ा बताइए। अवार्ड जीतने की एक बड़ी चीज सिंपल होती है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है अवार्ड को घर पे आके देगा। हाँ, सही है। कोई क्यों आएगा आपके घर पे, वो जानता नहीं आपको। वैसे ही हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो वैसे ही आपको खाता भी नहीं ला रहा गोरा। सही है। तो उसमें तरीकेकार यही होता है। मैंने क्या किया, मुझे जाहिर है मुझे अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी अच्छी चाहिए थी जाहिर। तो मुझे जहां लगा कि यार मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे पहला ऐसा अवार्ड था, वो था सीईओ वर्ल्ड अवार्ड था, आई गेस उसका नाम 2016 में मिला। तो रिटेल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उससे पहले मेरी एक नॉमिनेशन थी, वो थी वर्ल्ड रिटेल अवार्ड में, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल अवार्ड होते हैं। तो मैं बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीजों में रहा। वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है, उससे मुझे सेलेक्ट किया था एज अ राइजिंग स्टार फॉर एशिया पैसिफिक। तो मुझे दिखा कि यार ये भी तो है, लोग मेरी चीज को वैल्यू कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो अवार्ड के नाम पर मजाक होता है। सही है। आई नो अवार्ड बॉडीज जो कितने लाख रुपए लेते हैं और अवार्ड देते हैं। सही है। इवन अल्लाह माफ करे, आपका प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी ऐसे ही मिलता है। सही है कि पैसे देते हैं, तभी फिर हमारे जो अवार्ड मिल रहा होता है उस पर क्वेश्चन मार्क होता है लोगों का, इसको क्यों दे दिया भाई, जो होगा थर्सडे को अभी। हाँ, तो वो होता है। सही है। और मुझे पता है उसका क्या रेट है, आपको भी पता होगा। सही, वो एक ओपन सीक्रेट है, तो उस पर कोई कमाल नहीं है। मैंने आज तक इन अवार्ड्स में ना अप्लाई किया, ना मैं चाहता हूँ वो चीज। अच्छा। सही है। मेरे लिए वो वैल्यू ही नहीं है। सही है। एक अवार्ड नाइट पे लिटरली मैंने देखा 200-250 लोग थे माशाल्लाह उस अवार्ड नाइट पे, और सब इतने खुश हो रहे थे अवार्ड मिलने पे, और सबने 2.5 से 3 लाख रुपए दिए थे अवार्ड के। यार मजाक कर रहे हैं आप, अपने आप को दिल की तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये चीजें मैटर नहीं करती। मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया कि भाई कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवार्ड देते हैं, क्रेडिबल अवार्ड्स देते हैं। उनकी एक प्रॉपर नॉमिनेशन का क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर जजमेंट्स होती हैं, जूरी होती है, हर चीज होती है। तो मैंने चलो मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। उनकी एप्लीकेशन फी होती है इन सारे अवार्ड में। अब आपको एप्लीकेशन फी देने वाले बने, आप बोले यार मैं $150-200-300 अगर एप्लीकेशन फी है मैं देना चाहता हूँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो गए पैसे, कोई बात नहीं। आपको पता होता है यार मैं मुझे लगता है मैं इस लायक हूं, मैं करूंगा। हाँ, 2019 के बाद से वो चीज मेरी फुल पिकअप कर गई, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई अवार्ड बॉडी ने कभी मना ही नहीं किया। सही है। मैंने अवार्ड नॉमिनेशन फाइल की, मुझे पता होता था इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। सही है। उसका रीजन है कि मेरा एक प्रोफाइल बन गया था। अब मैं 2019 में क्या हुआ, फोर्ब्स में आ गया। अब जब कोई मेरा नाम सर्च करेगा, टक करके सबसे पहला उसको लिंक फोर्ब्स का मिलता है। सही। और फोर्ब्स से ज्यादा क्रेडिबल कोई इदारा नहीं है दुनिया का। फोर्ब्स अगर आपको 30 under 30 में डाल रहा है, सही है, बहुत रेयर लोगों को डाल रहा है, वो पूरी दुनिया से उठा के, तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू कर रहा है। प्लस पूरे उसमें फोर्ब्स के उसमें आप देखिएगा तकरीबन लोग जो डले हुए हैं हमारे यहाँ से ज्यादातर, वो बहुत कम है जो बिजनेस वाले हैं। कोई आर्टिस्ट है, कोई एनजीओ चलाता है, हाँ, इसी तरह के लोग हैं। अब बहुत कम बिजनेस ओरिएंटेड लोगों को अगर वो डाल रहा है, सही है, जाहिर है मेरी भी कैडेट वो था, एडवांटेज था, मेरी प्रोफाइल को भी अच्छा रहा। फिर वो चीजें बिल्डअप होना शुरू हुई कि जब फिर उसका हुआ ही है कि एक टाइम आया, मैंने बोला यार बहुत अवार्ड हो गया सही। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे फिर इन्हीं अवार्ड बॉडीज ने जिन्होंने अवार्ड दिए, उन सब ने बोला यार अब आप एक काम करें, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप जूरी मेंबर बन जाए मेरे। तो आज तक करंटली मैं 34 ग्लोबल अवार्ड है जो जज कर चुका हूँ, जिसमें मैंने ब्रांड्स को जज किया, सऊदी अरामको, टाटा, रिलायंस, बुगाटी, टर्किश एयरलाइंस, यू नेम द ब्रांड, मैंने उसको जज किया। एप्पल, अब जो ब्रांड सारे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं दुनिया के यार, उनको मैंने एज ए जूरी मेंबर जज किया। फिर मुझे फिर अब एग्जैक्टली पता है कि यार एज ए जूरी मेंबर मैं ये चीजें देखता हूँ। तो अगर मैं कल को नॉमिनेशन फाइल करता हूँ कहीं, अब जैसे एक रिसेंटली मुझे अवार्ड मिला 2025 में, तो वो था नोबल ग्लोबल अवार्ड। यार आप उसकी अवार्ड बॉडी देखें, आप वो जो अवार्ड आया वो लिटरली आप डिस्प्ले पर लगाया, तो वो 4 लोग आके लिटरली मेरे ऑफिस में आके देखते हैं बनाया कैसे होगा इन लोगों ने इतना खूबसूरत अवार्ड दिया, इतना खूबसूरत अवार्ड कि एक आदमी बना हुआ है, उसने वो कैप पहनी है, पूरा गोल्ड का अवार्ड। तो वो चीजें दिखाती हैं कि यार हम जेन्युइन हैं, हम चीजें अच्छी। तो लोगों के लिए आसान है अप्लाई करना। आप जाएं वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करें कौन से अवार्ड्स हैं, ग्लोबल अवार्ड्स, आप जाएं उन पे जाके एप्लीकेशन तो फाइल करें, नॉमिनेशन तो फाइल करें। और नॉमिनेशन में आपने सिर्फ ये दिखाना है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। वो जस्टिफाई होगा आपका अवार्ड क्या, ये चीज है। आप पहली चीज ये होनी चाहिए, आप छोटी कैटेगरीज में अप्लाई करें। छोटी कैटेगरीज है, स्टार्टअप कैटेगरीज है, उनमें आपको मिल जाता है। मैंने भी यही किया, पहले स्टार्टअप कैटेगरी, छोटी छोटी कैटेगरीज में अप्लाई किया, फिर जाके मैं आया कि मैं एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी पे जाना चाहता हूँ। अब मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो वो एक तरीका होता है, एक ट्रांजिशन है। तो आप जाएं अप्लाई करें। कोई यहाँ पे फोर्ब्स में क्या है, फ्री है यार नॉमिनेशन उसकी। आप लिटरली अभी जाके सर्च करेंगे फोर्ब्स अंडर 30 2020
25 नॉमिनेशन फॉर्म, आपको नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा, जाके भर दें। आपको खुद को पता होता है मैंने भरा है, मुझे अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर फोर्ब्स का जाहिर सी बात एक सर्टेन क्राइटेरिया भी है सेकंड राउंड के लिए, जब वो आपको पहले राउंड में फिल्टर आउट करेगा, फिर वो आपको रीच आउट करेगा, बोलेगा आप डिटेल्स भेजो मुझे अपनी, चलो फिर वो वैलिडेट करता है 4 चीजें। जाहिर है फोर्ब्स है, सही है, तो उसको 4 चीजें वैलिडेट करना जरूरी है, वो हवाई फायरिंग पे नहीं चल सकता। तो आप वहां जाएं, अप्लाई करें, आपको भी अवार्ड मिलेगा। अवार्ड कोई साइंस नहीं है, प्लस कोशिश ये करें इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जाए, क्योंकि देखिए डे एंड पे पाकिस्तानी बंदा चाहता है कि मेरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो, ताकि मुझे पाकिस्तानीज भी इंडोर्स करें। प्लस जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में कल को कोई काम करने जाता हूँ तो वो भी बोले काम तो आता है बंदे को, तभी इंटरनेशनली, क्योंकि पाकिस्तानी जितने अवार्ड्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी जीरो वैल्यू इंटरनेशनल, जीरो। तो वो बोलेंगे इससे पैसे दे के लिया। इंटरनेशनल बॉडी होगी, वो बोलेंगे यार इसको मिला है। हमने ई कॉमर्स की तो काफ़ी बात कर ली, मगर आपके नए वेंचर जिसमें अब आजकल सुनने में आ रहा है जो है ARE वेंचर्स है, उसके बारे में आप थोड़ा बता दें कि वो क्या है, किस तरह काम करता है, ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। यार ARE वेंचर्स इज वन ऑफ अ काइंड बिजनेस एक्सीलरेटर इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड। सही है, इस तरह के बिजनेस एक्सीलरेटर कोई भी पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो हर फ्रंट पे काम करता हो। नॉर्मली बिजनेस एक्सीलरेटर, वाई कॉम्बिनेटर या टेक्स्टार्स इस तरह के, जहाँ पे एक बेसिक वर्कशॉप चीजें, गाइडेंस, कंसल्टिंग करके आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर की तरह होता है और वो आपको निकाल देते हैं वहां से। हमारे केस में होता है ये, हम ब्रांड के लिए हर चीज करते हैं, हम ब्रांड को पूरा अडॉप्ट करते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ ब्रांड को मैं हर वो चीज करूंगा जो मुझे लगता है सही आपके लिए, चाहे फिर वो मुझे आपका ई-कॉमर्स सेट करना हो, टेक्नोलॉजी सेट करनी हो, आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ले जाना हो, क्विक कॉमर्स स्टोर्स पे लेके जाना हो, रिटेल स्टोर्स पे जाना हो। पाकिस्तान का हर बड़ा रिटेल स्टोर, छोटा रिटेल स्टोर हमारे साथ काम करता है। मेरे पास ब्रांड्स हैं जो 3-3, 4-4 हजार रिटेल स्टोर पे हम डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कर रहे हैं। तो हम FMCG ब्रांड्स भी हमारे साथ होते हैं, हमारे हर तरह का नौयत का ब्रांड है। तो उसमें होता ही है, हम आपके ई-कॉमर्स को सेट करते हैं, क्विक कॉमर्स को सेट करते हैं, रिटेल को सेट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं आपकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो सारी चीजें भी हमारी इन हाउस होती है एज अ मार्केटिंग एजेंसी, वो हमारा एक एंगल आ जाता है, हम वो भी चीजें आपकी कवर कर रहे होते हैं। फिर हम आपकी अलायंसेस पे काम करते हैं। बैंक्स, मेजर बैंक्स हमारे पास साउंड फॉर बैंक डिस्काउंट्स, 3 बड़े पेमेंट गेटवेज हैं पाकिस्तान के जिनका मैं एग्रीगेटर हूँ, तो मैं उनको पेमेंट गेटवे के अच्छे वो दे सकता हूँ। कोरियर्स हैं जिनका मैं एग्रीगेटर हूँ, तो मुझे पता है मैं कोरियर उनको अच्छे रेट पे क्रैक करा के दे सकता हूँ। तो हम मल्टीपल एंगल्स पे उसको फैसिलिटेट करते हैं। फिर उसकी जब अलायंसेस में हम आते हैं तो मैं लिटरली उसकी प्रोडक्ट बनाना कहाँ से बनानी है, उसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी, पैकेजिंग कौन बनाएगा, सही सारी चीजें हम हैंडल करते हैं। ब्रांड सिर्फ ऑपरेशंस देखता है, उस ऑपरेशन को भी स्ट्रक्चर हम करते हैं। मतलब आई हैव ब्रांड जिनके बाद 1700 बंदा काम कर रहा है, 1700-1500 बंदा मैं जाके स्ट्रक्चर करता हूँ, उसके पूरे ऑपरेशन फ्लोज, KPIs, OKRs, एवरीथिंग पूरा स्ट्रीमलाइन करते हैं। उल्टे उनके कितने ओवरहेड्स हम माइनस करा देते हैं जाके, क्योंकि हमें पता होता है स्मूथ कर दिया। ERPs इंप्लीमेंट करते हैं। वी डू एवरीथिंग वी थिंक इज राइट फॉर द ब्रांड। राइट, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। अगर आपका बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है एंड इफ यू वांट टू उसको ब्रांड करना है, उसको नेशन वाइड लेकर जाना है या इंटरनेशनल लेकर जाना है, तो आई थिंक ARE वेंचर्स के साथ जरूर पार्टनर करें। एंड दोस्त जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी आई थिंक उनके लिए भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो विल गेट अ स्टार्ट पाथ उनको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।